हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी। सौरमंडल खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो आज पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, बात करें इसके लिथोस्फीयर की, स्थल मंडल कितना है इस पर? 29%। बात करें इसके हाइड्रोस्फीयर की, जलमंडल, जलमंडल कितना है? 71%। इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी पर क्या है? जल, अनुकूल तापमान, अनुकूल तापमान और क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, और क्या है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है? अक्षीय झुकाव अक्षीय झुकाव है इसका 23.5 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। स्थल मंडल कितना पाया जाता है? 29%। ठीक है, जलमंडल 71%। ठीक है, और ये क्या है? जल अधिक है इस पर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए तो पानी की वजह से कैसी नजर आती है? ब्लू, नीली नीली नजर आती है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी पर क्या है? जल है, अनुकूल तापमान है और वायुमंडल है, जो कि जीवन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इससे हमें ये तीनों चीज मिलती है, इसी वजह से पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। पृथ्वी पर जीवन है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन है इनकी वजह से, अनुकूल तापमान, जल और वायुमंडल की वजह से। सौरमंडल में एकमात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। जैसे हम ग्लोब लेके आते हैं, मार्केट से ग्लोब खरीदते हैं, तो ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल होता है, प्रतिरूप। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा। ऐसा थोड़ा सा झुकी हुई सी बनी होती है, ये सीधी नहीं आती। जैसे बात करें कि ऐसे हो और बिल्कुल सीधी ऐसी हो, ऐसी ऐसी हो, ऐसी नहीं आती, ऐसी आती है, थोड़ी झुकी हुई आती है। क्यों झुकी हुई आती है? क्योंकि 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो इसीलिए ग्लोब को भी थोड़ा झुका सा बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब बात करें पृथ्वी की गतियों की, तो पृथ्वी कितने तरह से गति करती है? पृथ्वी दो तरह की गति करती है। कौन कौन सी? परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण को वार्षिक गति भी कह सकते हैं, और परिभ्रमण को दैनिक या घूर्णन गति भी कह सकते हैं। तो लिखकर चर्चा करते हैं। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, पहली कौन सी है? परिक्रमण। परिक्रमण, परिक्रमण गति। ठीक है, इसे हम वार्षिक गति भी कह सकते हैं, वार्षिक गति। तो कितना समय लेती है पृथ्वी वार्षिक गति करने में? ये समय लेती है 365 दिन, 5 घंटे
48 मिनट 11 सेकेंड। ठीक है, इतना समय लेती है। एग्जैक्ट तो यही टाइम है। और लगभग में बात करें तो 365 दिन 6 घंटे लगभग। ठीक है, ये लगभग में। तो परिक्रमण गति क्या है? इसे वार्षिक गति भी कह सकते हैं। परिक्रमण गति वो होती है जब वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करे। सूर्य की परिक्रमा करती है तो वही जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है वही गति क्या कहलाई? परिक्रमण गति कहलाई, वार्षिक गति कहलाई। ठीक है, तो ये कितने समय में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 11 सेकंड में। ठीक है, लगभग कितने में? 365 दिन और 6 घंटे में। जो ये 6 घंटे हैं, ये आपने सुना होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या होता है? लीप वर्ष कभी कभी फरवरी, यानी कभी कभी क्या, हर चौथे साल फरवरी 29 की पड़ती है। तो वो क्यों पड़ती है? ये 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे ही हर चौथे साल में ऐड होके 24 घंटे बन जाते हैं। तो पृथ्वी जो इसकी गति है, जो 365 दिन होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। तो 366 दिन हो जाते हैं तो फरवरी क्या 29 की पड़ जाती है। तो लीप जब 29 की फरवरी पड़ती है तो उसी को बोलते हैं लीप वर्ष या लीप ईयर। ठीक है, तो ये समझ में आया। और जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो भी परिक्रमण गति के कारण ही होता है। ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतुओं का नहीं, ऋतुओं में परिवर्तन, जैसे कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो क्या होता है? ये सब परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बात करें हम परिभ्रमण की, पृथ्वी की दूसरी गति की बात करें तो क्या है? जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, दैनिक गति भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी है घूर्णन गति। घूर्णन गति या इसे परिभ्रमण कह सकते हैं। परिभ्रमण या दैनिक गति। तो ये कितने समय में होती है? ये होती है 23 घंटे। और ये गति कौन सी होती है? ये गति होती है जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, तो क्या है? परिक्रमण। यहाँ बना देती हूँ सूर्य। ठीक है, इसकी परिक्रमा करी, ये कौन सी हो गई? परिक्रमण, जिसे हम रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। रिवॉल्यूशन ओ है ये, ओ। ठीक है, रिवॉल्यूशन। और जो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? सन। अपने अक्ष पर घूम रही है, ये कौन सी हुई? परिभ्रमण या रोटेशन। तो ये घूर्णन गति कहलाई, अपने अक्ष पर घूम रही है, इसे रोटेशन कहते हैं। रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन हुई। तो परिभ्रमण कितने समय में करती है? इसे घूर्णन भी कह सकते हैं। घूर्णन। ठीक है, तो ये करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, 56 मिनट 4 सेकंड में कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। अगर इसकी बात करें
तो इसे बोलते हैं 24 घंटे लगभग। लगभग लगभग में बात करें तो दैनिक गति 24 घंटे में होती है, और एग्जैक्ट बात करें तो होती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ठीक है। घूर्णन गति, और क्या होता है, दिन रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। तो यहां लिख देते हैं, दिन रात का होना, दिन रात का होना कारण क्या है, घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, और ये 23 घंटे 56 मिनट 11 सेकंड में, ये 4 सेकंड में क्या करती है, अपनी घूर्णन गति अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूम लेती है, ठीक है। तो आपकी ये गतियां समझ में आई होंगी। और जैसे कि एडजेक्ट की बात करें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, और लगभग की बात करें तो 24 घंटे, ठीक है। परिक्रमण गति और परिभ्रमण दोनों समझ में आ गई होंगी आपके। अब बात करते हैं पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है, इसकी दूरी की बात करेंगे, डिस्टेंस की, ठीक है। तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी है इसकी 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। न्यूनतम दूरी की बात करें तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है, किससे, सूर्य से, पृथ्वी, ठीक है। अब बात करें अधिकतम दूरी की, तो अधिकतम दूरी की सीधी लिख देते हैं, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किमी, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर और 20 लाख, यानी कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। तो ये दूरी समझ में आ गई आपके। अब बात करते हैं पेरिहेलियन की और एफिहेलियन की, यानी पेरिहेलाइन बोल सकते हैं, पेरिहेलियन बोल सकते हैं, यानी उपसौर और अपसौर क्या होता है। जैसे ये हमारा सन, पृथ्वी क्या करती है, अंडाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है, ये क्या है, पृथ्वी। और यहां भी बना देते हैं, पृथ्वी। तो क्या होता है, जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो ये अंडाकार मार्ग में करती है, और जब अंडाकार मार्ग में पृथ्वी जब सूर्य की वो क्या बोलते हैं, परिक्रमा करते करते सूर्य के पास आ जाती है, समीप आ जाती है, तो क्या कहलाती है, उपसौर। उपसौर की घटना। और ये घटना कब होती है, ये होती है 3 जनवरी को, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और पृथ्वी जब दूर होती है तो ये कहलाती है अपसौर। ये कब होती है, ये घटना होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, ठीक है। जब
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करते समय जब सूर्य के अधिक पास आ जाती है पृथ्वी, तो वह घटना क्या कहलाती है? उपसौर। उप माने समीप, तो ये उपसौर हुई, समीप यानी पास, तो उपसौर की घटना होती है। और ये घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को ही होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और अपसौर क्या है? जब परिक्रमा करते समय पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर हो, तो अधिक दूरी पर यानी अपार दूरी पर हो, तो वो क्या कहलाएगी? अपसौर। और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को। अब आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के पास होगा तो गर्मी अधिक होगी, लेकिन भारत में क्या है? भारत में तो सर्दी पड़ती है। ठीक है, इसका रीजन हम आगे बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, और ये अपसौर ये इससे अधिक दूर है तो गर्मी नहीं होनी चाहिए, जबकि जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है। तो इनका रीजन हम आगे बताएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अपसौर जो पृथ्वी से अधिक दूरी होती है, सूर्य से पृथ्वी की अधिक दूरी होती है, अपसौर की घटना वो कब होती है? 4 जुलाई को। और पृथ्वी के पास जो सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी के अधिक समीप है, तो वो क्या है? उपसौर, जो कि 3 जनवरी को ये घटना घटित होती है। अब बात करें हम पृथ्वी के ग्लोब को थोड़ा समझते हैं। जैसे पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या है? ये 4 दिशाएं बनाई गई हैं सामान्यतः। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये हो गई पूर्व, और ये हो गई पश्चिम, वेस्ट, ये हो गई उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये 4 दिशाएं हो गई। अब इनके बीच में भी होती हैं दिशाएं। ठीक है, इनके बीच की दिशाएं ये क्या कहलाएंगी? जब ये उत्तर है और ये पश्चिम है तो क्या कहेंगे इसे? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। अच्छा, ये उत्तर है और ये पूर्व है तो क्या कहेंगे इसे? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ये दक्षिण और ये पूर्व है तो ये बीच की दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण, दक्षिण पूर्व। और इधर पश्चिम है और इधर दक्षिण है तो क्या कहलाएगी ये दिशा? ये कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये 8 दिशाएं हो गई पृथ्वी पर। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनके बीच में पूर्व के और दक्षिण में तो ये दक्षिण पूर्व, और उत्तर और पूर्व के तो उत्तर पूर्व, पश्चिम और उत्तर के तो उत्तर पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण के तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? अब बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर की, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो फिर से वही ग्लोब। ठीक है, ये सीधी रेखाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं देशांतर। ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर। ठीक है, देशांतर रेखा। और ऐसे खींची जाती हैं, ये क्या होती हैं? अक्षांश। अक्षांश। ठीक है, अक्षांश रेखा। जो देशांतर है इसे क्या कह सकते हैं हम? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स, लंबी खड़ी हुई लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स, और इन्हें कह सकते हैं लैटिट्यूड्स, यानी कि ये लेटी हुई है, लेटी सी। ठीक है, ये हो गई लैटिट्यूड्स और ये गई लॉन्गिट्यूड्स। तो ऐसे ही इस पर क्या होता है? वो काफी ये रेखा खींची हुई होती है। ऐसे ये देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, और ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं।
लैटिट्यूड्स, लेटी हुई, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जो लेटी हुई हैं वे लेटीट्यूड, और जो खड़ी हुई हैं लंबी, लॉन्गिट्यूड। तो क्या बन गया, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाओं के बने जाल को क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये जाल, इसे ही बोलेंगे हम ग्रिड, ठीक है। ये जाल क्या कहा जाएगा, ग्रिड वो कहेंगे इसे, ठीक है। देशांतर रेखाओं से और अक्षांश रेखाओं से बना हुआ जाल क्या कहलाता है, ग्रिड, इसी जाल को ग्रिड कहते हैं। तो आज हमने पृथ्वी के बारे में जाना। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह। स्थलमंडल कितना है, जलमंडल कितना है, जीवन क्यों संभव है, और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, इनके बारे में जाना। उपसौर क्या है और अपसौर क्या है, हमने जाना। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा क्या है, और क्या जाना हमने ग्रिड के बारे में भी जाना, इनकी दिशाओं के बारे में जाना। तो हमने पृथ्वी के बारे में मोटी मोटी जानकारी ले ली है, और इसे विस्तार से और अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।